जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आज के 5 जून के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो पॉलिटी सेक्शन है उसको कवर करेंगे। तो पॉलिटी सेक्शन में सबसे पहले मतलब फ्रंट पेज पर ही हमको जो बेसिकली जो भिड़त हुई थी ट्रेन की, जो एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का उड़ीसा में, वो न्यूज़ देखने को मिलती है। काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ कि कैसा हुआ है, मतलब अभी तक जो पता चला है कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें देखिए क्या है, अलग-अलग पटरियाँ होती है ना? तो ये एक पटरी जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। देन उसके बाद यहाँ पर उसी को लगकर एक दूसरी भी पटरी थी और यहाँ पर एक तीसरी पटरी जो है वो भी हमें देखने को मिल रही थी। अब क्या है कि ये जो पटरियाँ है जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी होती है, तो ये पटरी जो है इससे इंटरकनेक्टेड थी, ठीक है? अब यहाँ पर होना ऐसा था कि जो भी मतलब जो ट्रेनें जो रुकी हुई होती है, मतलब समझ लीजिए जो कम इम्पोर्टेंस वाली ट्रेनें होती है, जैसे कि फ्राइट ट्रेन हो गई, मालगाड़ी हो गई, तो बड़ी ट्रेनें जो होती है उनको जाने के लिए जो फ्राइट ट्रेनें मतलब जो कम इम्पोर्टेंस वाली ट्रेनें होती है उनको साइड पटरी पर रोक दिया जाता है। तो उसी तरीके से मालगाड़ी जो है वो यहाँ पर कहीं पर रुकी हुई थी। तो ये साइड पटरी पर रुकी हुई थी कि वह बड़ी जो ट्रेनें हैं उनको ये पटरी से और ये पटरी से जो है वो गुजरने का मौका दिया जाए। तो यहाँ से कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो आ रही थी। अब हुआ ऐसा कि इसने जाना था सीधा, लेकिन ये जो है ये पटरी पर आ गई और ये पटरी पर आने की वजह से ये इस ट्रेन को मतलब जो मालगाड़ी खड़ी थी उसको भिड़ गई। अब यहाँ पर इस मालगाड़ी को भिड़ने की वजह से जो उसके डिब्बे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर तितर-बितर फैल गए। अब वो जो ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो पूरे उसके जो डिब्बे थे वो इधर-उधर फैल गए। अब हुआ ऐसा कि यहाँ से दूसरी जो हावड़ा एक्सप्रेस है वो यहाँ से आ रही थी और वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी। काफ़ी सारे उसके डिब्बे जो है वो पास हो गए थे। जो लास्ट लास्ट के कुछ डिब्बे बचे हुए थे, उस पर ये जो डिब्बे हैं वो जाकर भड़क गए, ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के थे। जिसकी वजह से 3 ट्रेनों का यहाँ पर भयावह एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिला, जहाँ पर लगभग समझ लीजिए 275 के आसपास जो डेथ है वो हमें देखने को मिली है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और इसी के बाद से काफ़ी जो सोशल मीडिया है वहाँ पर बोला जा रहा था कि कवच सिस्टम अगर होती तो इसे रोक सकती थी। लेकिन जो हमारे रेलवे मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये बोला गया है कवच सिस्टम अगर होती भी यहाँ पर इंस्टॉल तो भी ये जो एक्सीडेंट है वो नहीं रोका जा सकता था और जो भी कल्प्रिट है उसको यहाँ पर सजा जो है वो दी जाएगी। हमारे लिए अब एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कवच सिस्टम क्या है। तो कवच सिस्टम के ऊपर आपको सीधा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, भली वो प्रीलिम्स हो भली वो मेंस हो। कवर सिस्टम अगर आप देखोगे लिटरली इसका मतलब होता है आर्मर। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए उसका नाम भी है कवच, है ना? कवच हम बोलते हैं ना कि भाई हम यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं, हमारे पास अगर कवच आ जाए तो हमें कोई भी जो है मार नहीं सकता है, कोई भी शस्त्र जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जो कछुआ होता है, कछुए की जो ऊपर की वो सख्त जो लेयर होती है उसको कवच कहा जाता है। तो क्यों? क्योंकि वहां पर इतना कड़क होता है कि अगर कोई मारने की भी कोशिश करे तो हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो वो नहीं होगी। उसी तरीके से यहाँ पर कवच जो है वो बेसिकली क्या करेगा, ट्रेनों को बचाएगा। अब कैसे बचाएगा? तो ये कवच अगर आप देखोगे तो ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रेन को क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? तो मैं आपको आसान शब्दों में पहले बता देता हूँ, बाद में टेक्निकल जो आपको लिखनी है चीज़ें, जो उसके फीचर्स है वो तो हमें देखने ही है ना? जो आपको मेंस में लिखना होगा या प्रीलिम्स के लिए जो आपको फीचर चाहिए, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि काम कैसे करता है। ये बेसिकली क्या है कि ट्रेन में भी इंस्टॉल किया जाएगा और पटरियों पर भी इंस्टॉल किया जाएगा। जी हाँ, दोनों जगहों पर इंस्टॉल। अगर सिर्फ ट्रेन में होता तो अब तक तो सारी ट्रेनों में लगा दिया जाता, लेकिन पटरियों पर भी इसको इंस्टॉल किया जाता है। अब इसकी वजह से होता क्या है, जैसे आप फ्लाइट में आपने सुना होगा ऑटो पायलट मोड पे फ्लाइट चलती है। मतलब क्या है, जो पायलट है उसने टेक ऑफ कर लिया, उसके बाद उसने ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया और फ्लाइट जो है वो अपने आप जो डायरेक्शन चाहिए वो डायरेक्शन में जा रही है, जो डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन में जा रही है, सब कुछ अपने आप सारी चीजें जो है वो फ्लाइट खुद के ऑटोमेटेड सिस्टम से कर रही है। आपने गाड़ियाँ देखी होगी, अभी टेस्ला जो है उसने गाड़ियाँ निकाली है कि भाई सामने अगर समझ लीजिए कोई गाड़ी आती है तो अपने आप जो गाड़ी है वो रुक जाती है, टर्न लेना है तो अपने आप गाड़ी जो है वो टर्न ले लेती है, साइड में कोई गाड़ी है तो अपने आप शिफ्ट हो जाती है ना? तो मतलब क्या है, ऑटोमेटेड तरीके से यहाँ पर वो गाड़ी जो है वो काम कर रही है। उसी तरीके से ट्रेन में भी ऐसा सिस्टम अगर हम इंस्टॉल करें तो ट्रेन भी जो है वो अपने आप यहाँ पर फंक्शन करेगी, अपने आप। समझ लीजिए रेड सिग्नल है, तो रेड सिग्नल अगर है तो वहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जो लोकोमोटिव पायलट है उसको वहाँ पर रोक देना पड़ता है ट्रेन को। लेकिन समझ लीजिए उसने वो सिग्नल जो उस पर ध्यान नहीं रहा और वो क्रॉस कर लिया, और ये बहुत बड़ा अपराध जो है वो माना जाता है ट्रेन इसमें,
रेड सिग्नल था, उसे रोकना था, रोका नहीं, वो आगे निकल गया। रेड सिग्नल क्यों दिया हुआ है? या तो कोई ट्रेन पास होने वाली है, या तो ट्रेन उस पटरी पर खड़ी है ना? तो अब यहाँ पर रेड सिग्नल है, तो उसने क्रॉस कर लिया, उसको इंटीमेशन आएगा कि भाई तुमने यहाँ पर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, टिक 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 टिक, कि भाई तुमको यहाँ पर रुकना था लेकिन तुम रुके नहीं। और ट्रेन जो है वो आगे अपने आप रुक जाएगी, अपने आप रुक जाएगी। तो ये चीज हमें कवच सिस्टम में देखने को मिलती है। आप ये शॉर्ट वीडियो जो है कवच सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। राइट, हेड ऑन क्वेश्चन सक्सेस सर। यस। तो आपने देखा किस तरीके से कवर सिस्टम काम करती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये अब थोड़ी टेक्निकल पर्सपेक्टिव पर आ जाते हैं कि ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये डिजाइन किया गया है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री। सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस दोनों यहाँ पर है। ये इंस्टॉल किए जाते हैं लोकोमोटिव्स, सिग्नलिंग सिस्टम एज वेल एज ट्रैक पर भी लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो अल्ट्रा रेडियो फ्रिक्वेंसी, जैसे फ्लाइट में होता है ना कि पायलट बात कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो बात है, कन्वर्सेशन है, वो चालू रहेगी। अगर कोई भी डेंजर आता है, कोई भी अलर्ट आता है, तो बराबर जो पायलट है उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है, प्रिवेंटिंग ट्रेन फ्रॉम पासिंग द सिग्नल, सिग्नल पे पास नहीं होगी ट्रेन। ठीक है, जो डेंजर है, जो कोलिजन का डेंजर है, वो यहाँ पर अवॉइड हो जाएगा। इट एक्टिवेट्स ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम, अपने आप ट्रेन को जो है वो ब्रेक लगा दिया जाएगा, ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। यहाँ पर ड्राइवर जो है उसको ब्रेक भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कोलिजन जो है 2 लोकोमोटिव का यहाँ पर फंक्शनल कवर सिस्टम के थ्रू यहाँ पर हो सकता है। अभी सदन जो पार्ट है वहां पर लगाए जा रहे हैं। फीचर्स अगर हम देखते हैं इसके, तो यहाँ पर सिग्नल पासिंग जो डेंजर है उसको यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सकता है। कंटिन्यूस जो मूवमेंट है उसको सही तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरह। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग जो है वो यहाँ पर है कि भाई ओवर स्पीडिंग हो रही है तो रोक दो। अगर येलो भी सिग्नल है, उसमें भी अगर बहुत तेज रफ्तार से ट्रेन चल रही है तो अपनी स्पीड वो कम कर लेगी। ऑटो विस्लिंग जो है ये यहाँ पर लगाया गया है। SOS मैसेजेस जो है वो भी इमरजेंसी के दौरान यहाँ पर दिए जाएंगे। सेंट्रलाइज लाइव मॉनिटरिंग जो है ट्रेन मूवमेंट का, वो यहाँ पर किया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो लोकोमोटिव ट्रांसमिशन यहाँ पर है, वो क्या करेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, इमरजेंसी के दौरान मैसेज जो है वो सेंड करेंगे, एंड उसी के साथ साथ ट्रेन जो है वो अपने आप यहाँ पर रुक जाएगी। तो ये पूरा सिस्टम हमें कवच का देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रीपिंग चेंज, बेसिकली प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उस बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। ठीक है, अभी है ना यहाँ पर ज्ञानव्यापी जो मॉस्क है वहाँ पर जो बेसिकली हिंदू मूर्तियाँ हैं उसकी पूजा अर्चना करने दो, इसके लिए यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो इसके वजह से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ क्या है, ये हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस पर आपको फीचर्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर अंडरलाइन नीड टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ फेथ ऑफ वर्शिप, है ना, हमारे आर्टिकल्स में भी दिया हुआ है, हमारे फंडामेंटल राइट में है कि हर इंसान को अपने हिसाब से जो रिलीजन है वो चूज करने का अधिकार है, बिलीव जो है वो रखने का अधिकार है, उसी के साथ साथ प्रोपोगेट करने का अधिकार है, जो भी बिलीफ है उसके हिसाब से जो रिचुअल्स है वो भी फॉलो करने का अधिकार है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये पास किया गया 1991 में नरसिम्हा राव लेड गवर्नमेंट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या था, मेंटेनेंस जो है रिलीजियस कैरेक्टर का ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। हमारे यहाँ पर सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है हमारे यहाँ पर, कि सभी रिलीजन का हम रिस्पेक्ट करते हैं। वही अगर हम वेस्टर्न साइड देखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम कोई भी रिलीजन को नहीं मानते हैं, है ना। हमारे लिए सारे रिलीजन जो है वो सेम है। तो यहाँ पर जो रिलीजियस कैरेक्टर के प्लेसेस है उसका मेंटेनेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। जो कन्वर्जन है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का उसको प्रोहिबिट किया जाए। समझ लीजिए कोई टेम्पल है, टेम्पल को अगर यहाँ पर आप चेंज कर रहे हो, है ना, तो ये नहीं किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है। टू कप कम्युनल टेंशन, कम्युनल टेंशन जो है वो भी नहीं होगा। नहीं तो यहाँ पर टेम्पल है उसको गिरा कर कुछ और बना दिया जाए, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है इससे कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है। तो ये आप नहीं कर सकते हो, सीधा कानून जो है वो भी बना दिया गया है। इसके कुछ मेजर प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। सेक्शन 3 जो है वो है कि बार द कन्वर्जन इन फुल और पार्ट ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, कि भाई अगर प्लेस ऑफ वर्शिप है
तो वहां पर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह का कन्वर्जन जो है पॉसिबल नहीं होगा। सेक्शन 4(1) बोलता है कि रिलीजियस कैरेक्टर का प्लेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी सेम एज एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947। जो 15 अगस्त 1947 को जो प्लेस ऑफ वर्शिप जिस तरीके से था उसी तरीके से उसको रखा जाएगा, उसको बदला नहीं जाएगा। एनी सूट और लीगल प्रोसीडिंग जो है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन यहाँ पर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट शैल अबेट नो फ्रेश सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड। ये नॉर्मल है कि भाई वो जो भी है फ्रेश नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें आप सोचोगे कि फिर जो बाबरी मस्जिद है वो तो यहाँ पर पहले मतलब ये डेट पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर मस्जिद, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर टेम्पल कैसे देखने को मिल रहा है, तो वो यहाँ पर एग्जम्प्ट किया गया था। अब यहाँ पर देखोगे राम जन्मभूमि जो है वो यहाँ पर एग्जाम था इस एक्ट से, क्योंकि ऑलरेडी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही थी इसलिए ये एग्जाम्प्टेड था। तो यहाँ पर जो स्टेटस उसका उस समय पर था जब वर्शिप एक्ट देखने को मिल रहा है, उस समय पर जो स्टेटस था भले अब उसको राम जन्मभूमि कर रहे हैं, तो ये किया जा सकता है, ये कन्वर्जन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्प्टेड था यहाँ से। तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट इट डज नॉट अप्लाई टू राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। नथिंग कंटेन शैल अप्लाई टू राम जन्मभूमि इन अयोध्या अपील और प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू इट। मतलब कोई यहाँ पर बंदा उठ के नहीं जा सकता है कि नहीं नहीं यहाँ पर तो मॉस था हमारा, तो यहाँ पर आप राम जन्मभूमि कैसे बना सकते हो, ये तो हनन है इस एक्ट का। नहीं, ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसको एग्जम्प्ट किया गया था। Any place of worship that is ancient historical monument or archaeological site is covered by Ancient Monument Archaeological Site and Remains Act 1958। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप की बात हो रही है, यहाँ पर कोई मॉन्यूमेंट की बात नहीं हो रही। मॉन्यूमेंट का इसमें कवर किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली क्या है कि लॉ जो है वो चैलेंज किया गया है ऑन द ग्राउंड दैट इट बार जुडिशियल रिव्यू विच इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी नहीं देखता है। इम्पोज आर्बिट्री इरेशनल रिट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कोई भी कट ऑफ डेट आप क्यों किस बेसिस पर 15 अगस्त 1947 ला रहे हैं, ठीक है। इट एवरी राइट टू रिलीजियस ऑफ हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट एंड सिख्स। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी यहाँ पर बोला है कि भाई इट प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू एवरी रिलीजियस कम्युनिटी कि भाई हमारा अगर रिलीजियस कोई प्लेस बना हुआ है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको कन्वर्ट जो है वो नहीं किया जाएगा एट एनी सर्कमस्टेंसेस, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51A कि भाई यहाँ पर हर सिटीजन जो है उसको यहाँ पर मेंटेन करना है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर सेक्युलरिज्म जो है सभी रिलीजन हमारे लिए सेम है, वो भी यहाँ पर अपडेटेड रहेगा, अपलिफ्टेड रहेगा। तो ये कुछ हमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसके बारे में देखने को मिलता है। तो इतना ही है आज हमारे पॉलिटी सेक्शन में, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट इस पर चलते हैं जो कि है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक न्यूज़ देखने को मिल रही है जो कि है 56 फ्लैपशेल ब्लैक टर्टल जो है उनकी मौत हुई है फायरमैन प्राइवेट लैंड ऑफ कासरगोड। तो कासरगोड जो है केरला में, ठीक है, वहाँ पर डेथ हुई है। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारे लिए एग्जाम के लिए क्या है कि ये टर्टल्स इनके क्या स्टेटस है, इनके क्या नाम है ना। तो यहाँ पर फ्लैप शेल एंड ब्लैक टर्टल्स, ये दो आपको यहाँ पर इनके बारे में पता रहना चाहिए। तो इंडियन फ्लैप शेल टर्टल अगर हम देखते हैं तो ये फ्रेश वाटर स्पीशीज है टर्टल की। क्या है? फ्रेश वाटर स्पीशीज है टर्टल की। टर्टल और टॉर्टोइज में जो डिफरेंस पता है ना, उसमें हम नहीं जाएंगे। फ्रेश वाटर स्पीशीज, ठीक है, फ्रेश वाटर में रहने वाली, और ये बहुत सारे स्टेट्स में, राज्यों में हमें देखने को मिलती है। ये जो नाम है, ये नाम स्टेम्स फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ फेमोरल फ्लैप्स जो यहाँ पर प्लास्ट्रॉन में लोकेटेड है, ठीक है। ये स्किन बेसिकली फ्लाई और कवर विथ लिम्स, ठीक है, वो होती है। और स्मॉल सॉफ्ट शेल टर्टल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका साइंटिफिक नाम जो है वो ये है। साइंटिफिक नाम बहुत रेयरली पूछा जाता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, फ्रेश वाटर वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में देखने को मिलता है। ये शैलो, क्वाइट, ऑफन स्टैग्नेंट वाटर जो है उसमें रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और टर्टल जो है ये वाटर विथ सैंड और मड बॉटम, क्योंकि उनका टेंडेंसी है बोरो करने की, तो उसमें रहना पसंद करते हैं। बाकी IUCN रेड लिस्ट में इनका वल्नरेबल जो है ये स्टेटस है। साइट्स अपेंडिक्स 2 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं। शेड्यूल्स हमारे टोटल अभी 4 हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी अमेंड हुए हैं, ठीक है। देन थ्रेड्स अगर हम देखते हैं तो स्मगलिंग जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर स्टेप्स जो लिए गए हैं टर्टल को बचाने के लिए, तो कुरमा ऐप देखने को मिलता है। डिजिटल फील्ड गिल्ड है जो 29 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल जो है वो कवर करती है, ठीक है।
वर्ल्ड टर्टल डे जो है ऑब्जर्व करते हैं 23 मई को। तो ये सारे फैक्चुअल एंड एनालिटिकल चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है टर्टल के बारे में। अब नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन ब्लैक टर्टल हमें देखने को मिलता है। ये मीडियम साइज्ड है, अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है, एक्वाटिक स्पीशीज, मेनली स्टैंडिंग वाटर बॉडीज है ना, समटाइम रिवर्स इसमें देखने को मिलता है। स्पीशीज जो है वो ओमनीवोरस है, ध्यान दीजिएगा। जो इंडियन स्क्विरल है उस पर सीधा क्वेश्चन आया था इस बार की यूपीएससी में, है ना, सीधा क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में कि इसके बारे में आया था और उसके भी अलग अलग स्टेटमेंट जो है वो दिए गए थे। ठीक है, तो ये स्पीशीज ओमनीवोरस है, ध्यान में रखना है आपको। एंड उसी के साथ इसका लीस्ट कंसर्न जो है वो हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट्स में, कुछ पार्ट ऑफ गुजरात, मतलब और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके बारे में आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा एनवायरमेंट जो है उसका हो गया। देन साइंस एंड टेक अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें जो जीनोम सीक्वेंस है या फिर ब्लैक डेथ है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ब्लैक डेथ सबसे पहले क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक डेथ या फिर ग्रेट प्लेग, प्लेग आप सभी को प्लेग तो पता है, मतलब जब ब्रिटिशर्स थे उस समय पर प्लेग बहुत ज़्यादा फैलता था, है ना। तो ये ब्लैक डेथ या फिर ग्रेट प्लेग, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो ब्लैक डेथ जो है समटाइम रिसेंटली न्यू रिलेटेड टू प्लेग, कोरोना वायरस, ये फलाना ढिमकाना ऐसा आपको आ सकता है। तो यहाँ पर ब्लैक डेथ रिलेटेड टू प्लेग, ये आपको ध्यान में रखना है। 14th सेंचुरी वन ऑफ द डेडलीस्ट एपिडेमिक्स था ह्यूमन हिस्ट्री का, डेडलीस्ट। ठीक है, और इसमें आप देखोगे तो मोर देन 25 मिलियन लोग जो है यूरोप में वो मारे गए थे, पॉसिबली 40 to 50% ऑफ द पॉपुलेशन, समझ रहे हो आप, 40 to 50% पॉपुलेशन इसकी वजह से मरी थी। और यहाँ पर इसको ब्लैक डेथ जो है वो कहा जाता है। अब यहाँ पर जैसे बोला गया है कि एपिडेमिक्स है ह्यूमन हिस्ट्री का, तो एपिडेमिक, एंडेमिक एंड जो पेंडेमिक है, इसमें डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो एंडेमिक अगर आप देखोगे, एंडेमिक मतलब होता है कॉन्स्टेंटली कुछ पॉपुलेशन रीजन रिलेटिवली उसका लोअर स्प्रेड होता है, कोई पर्टिकुलर रीजन में वो फैला हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। मतलब यहीं का एंडेमिक है, जैसा होता है ना इंडिया का एंडेमिक है, तो मतलब इंडियन इसमें ही हमको देखने को मिलेगा। एपिडेमिक मतलब होता है कुछ इंक्रीज हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, सडन इंक्रीज जो है वो हमें देखने को मिलता है, लार्जर पॉपुलेशन जो है पर्टिकुलर सेट ऑफ एरिया की वो इससे इन्फेक्ट होने शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, एंड देन पेंडेमिक मतलब क्या है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स भी अब इससे स्प्रेड हो रहे हैं, जैसे कोविड जो है वो पेंडेमिक हो गया था। और कौन सा पेंडेमिक हुआ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप इन्वॉल्व जरूर हुई है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर और कौन से पेंडेमिक है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और एक्टिव पेंडेमिक क्या कोई है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ब्लैक डेथ क्या है, ब्लैक डेथ ये बैक्टीरियम से कॉज होती है, जो कि है यार्सिनिया पेस्टिस, ठीक है, जो मैमल्स को इन्फेक्ट करता है, जो कि मैमल्स को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक डेथ जो है किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, कैसे होती है सब पूछा जाता है, तो बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है सेपरेटली अलेक्जेंडर ईविस ये सब ऐसे ऐसे हुआ था। ह्यूमंस टिपिकली इन्फेक्ट होते हैं थ्रू फ्लीज, ठीक है, या फिर क्लोज जो ह्यूमन टू ह्यूमन या एनिमल से कांटेक्ट होता है उसके थ्रू। मतलब क्या हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये एनिमल से भी हो रहा है तो जूनोटिक डिसीज है, क्या हम बोल सकते हैं। वन पॉसिबल रीजन ऑफ होमोजीनियस पोर्शन ऑफ द ब्लैक डेथ आउटरीच ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा था इस बैक्टीरिया का, ठीक है। और प्लेग जो है वो आज भी अगर हम देखते हैं तो क्या ये एक भयावह डिसीज़ नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। ये कोई ट्रीटेबल भी है, अभी के टाइम पर अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स इतने डेवलप हो गए हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ट्रीटेबल हो जाता है। और एंटीबायोटिक की जब बात आती है तो आपके दिमाग में सट से आ जाना चाहिए एंटीबायोटिक, ठीक है, क्या, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, वो भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये जो होते हैं मतलब एंटीबायोटिक जो है उसके लिए ही खुद रेजिस्टेंस हो जाते हैं, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये आपके दिमाग में झट से आ जाना चाहिए। और इंडिया जो है प्लेग एंडेमिक वेरी इंटेंसिटी का हमें देखने को मिलता है अलग अलग जगहों पर, 1896 में बॉम्बे में बोलिए, कर्नाटका में बोलिए, सूरत में बोलिए, है ना, तो ये सारे हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में भी। तो अब क्या हुआ है, अब इस पर थोड़ी रिसर्च हुई है। अब क्या रिसर्च जो है वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी हाल ही में यूपीएससी 2000 प्रीलिम्स जो है उसमें क्वेश्चन आया था कि सी लेवल फॉल जो है उसका असर कहाँ पर देखने को मिल रहा है, सी लेवल फॉल। तो सी लेवल राइज हमें देखने को मिल रहा है, भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है हर जगह पर, लेकिन सी लेवल फॉल कहाँ पर, तो कच्छ में हमें देखने को मिला था। और ये स्टडी की गई थी कि कच्छ में जो है वो सी लेवल फॉल जो है वो हमें देखने को मिला था, जिससे कि अलग तरीके के ड्यून्स वहाँ पर फॉर्म हो रहे थे। तो इसलिए जो स्टडीज होती है इस पर आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर डीप सीक्वेंसिंग जो है वो की गई है, जीनोम सीक्वेंसिंग। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? जीनोम सीक्वेंसिंग, सबसे पहले तो जीनोम क्या है ये भी इम्पोर्टेंट ना। जीनोम जो है ये क्या है? इज अ डीएनए और सीक्वेंस ऑफ जीन्स, ठीक है, इन अ सेल। एक सेल, देखिए मैं एकदम पीएचडी नहीं करवाऊंगा यहाँ पर, आपको थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। डीएनए कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है, और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर साइटोसाइन, गुएनाइन, एडेनाइन, थाइमाइन ये हमें देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर बेसिकली CGAT है ना। और जो RNA है वो हाफ यहाँ पर होता है, हाफ तरीके का होता है। डीएनए मतलब दोनों तरफ से है, आरएनए मतलब एक तरीके से है। और इसमें क्या है, इसमें ये अलग तरीके की सीक्वेंसिंग हमें देखने को मिलती है। ये देखिए अलग 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 सीक्वेंसिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जीनोम क्या है? ये एक डीएनए है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो डीएनए है ये एक जीनोम है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ जीन, जो सीक्वेंस यहाँ पर लगाए गए हैं, है ना। तो ग्वेनाइन, क्रिस्टेनाइन, साइटोसाइन, ग्वेनाइन ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर एक सीक्वेंस बना रहे हैं। और यही सीक्वेंस में सारी चीज़ें छुपी हुई है। जो हमारे नाक क्यों क्यों इस तरीके के हैं, हमारी आंखें क्यों इस तरीके की है, हमारी कौन सी चीज़ें हमारे पूर्वजों पर गई हुई है। हम बोलते हैं ना कि हमारे माँ बाप का हमको ये सब मिला है, तो वो किस तरीके से मिला है, क्यों आया है। तो यही सीक्वेंसिंग जो है ये फॉर्म होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियस, ठीक है। क्रोमोसोम जिस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, रेस्ट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब क्या है कि यहाँ पर जीनोम जो है कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जीनोम मतलब कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर जेनेटिक इंस्ट्रक्शन कि क्या हमारा क्यों कि इस तरीके का है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसकी अगर हम समझ लीजिए यहाँ पर कोई फॉल्ट है, ठीक है, हमें कोई बीमारी है और यहाँ पर पता चल गया इसकी वजह से ये फॉल्ट है, इसको कट कर लिया गया, ठीक है, एंड देन इसकी सीक्वेंस चेंज कर दी गई, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारी तबीयत जो है वो अच्छी हो जाए, जो हमें फॉल्ट है, जो समझ लीजिए जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है, वो यहाँ पर रेक्टिफाई हो जाए। क्रिस्पर आर टेक्नोलॉजी आपने सुनी है। तो ये जो चीज़ है ये इसको हम बोलते हैं सीक्वेंसिंग। मतलब बेसिकली ये जो सीक्वेंस यहाँ पर लगाए गए हैं आसान शब्दों में, ये जो सीक्वेंस यहाँ पर लगाए गए हैं, इस सीक्वेंस को चेंज करना, इस सीक्वेंस को हमारे अकॉर्डिंग लगाना, जिससे कि हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट हमको देखने को मिले, उसको हम बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। क्लियर है? तो ये जो है यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो देखने को मिलती है कि ह्यूमन जीनोम आर मेड अप ऑफ डीएनए, है ना। वायरस जीनोम कैन बी मेड ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए। तो कोरोना वायरस मेड ऑफ आरएनए, एवरी ऑर्गेन यूनिक जीनोम सीक्वेंस। जीनोम सीक्वेंस टेक्निक दैट रीड्स एंड इंटरप्रेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फाउंड विद इन डीएनए एंड आरएनए। जो भी हमारे डीएनए आरएनए में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड करना, ठीक है, एंड उसको टेक्निक जो इंटरप्रेट कर रहा है कि भाई क्या इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, किस तरीके सीक्वेंस जो है वो लगाए गए हैं, और फिर उसको हम चेंज जो है वो भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया, है ना। तो ये इस तरीके से हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के दो अप्रोच है, क्लोन बाय क्लोन अप्रोच होता है, और होल जीनोम शॉटगन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। होल जीनोम शॉटगन में यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ जीनोम होती है स्मॉल पीसेस में, है ना, और फिर स्मॉल पीसेस को रीअसेंबल किया जा रहा है। मतलब ये जो जीनोम के टुकड़े हैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में लाया जा रहा है, फिर उसको सीक्वेंस किया जा रहा है कि भाई नहीं, मेरे को इसके बाद यही वाला सीक्वेंस चाहिए, इसके बाद यही वाला चाहिए, इसके बाद यही चाहिए, जिसकी वजह से मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल पाए। तो ये हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है? वायरस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इफिकेसी स्टडी कर सकते हैं, कितना इफिशियंसी है ना, म्यूटेशन किस तरीके से हो रहा है वो स्टडी कर सकते हैं, वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं कि भाई इस पर क्या काम करेगा, वाइटल इन्फॉर्मेशन। चैलेंजेस क्या है? वेरी हाई टारगेट, लो कैपेसिटी, फंड जो है वो नहीं मिलते, इसमें कितना फंड लग जाता है, सैम्पल कलेक्शन, इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंसी, इंटरनेशनल एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब डीप सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर जीनोम जो है डीप सीक्वेंसिंग यहाँ पर की गई है, जिसकी वजह से हमको ये पता चला है कि भाई यहाँ पर जो जीनोम है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्टेड जीनोम लैक द जीन टू क्रिएट मॉलिक्यूल कॉल्ड वैप्सी। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि दो तरीके से चीज़ें हो सकती है। देखिए क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग हम समझ लीजिए कि पूरे डिजायर्ड तरीके से हमको आउटपुट मिल जाए। अब सोचिए कोई पर्टिकुलर वायरस है, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के डीएनए में अगर हम कुछ ऐसे सीक्वेंसिंग कर दे कि ना वो म्यूटेट कर पाए, ना वो किसी को हैम्पर कर पाए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे शरीर में अगर हम कर सकते हैं कि भाई हमारे शरीर में हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारी जो बीमारी है वो निकल जाए, या फिर हमारे शरीर में हम कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारा शरीर उसके लिए रेजिस्टेंट रहे, ठीक है। जो वैक्सीन की टेक्नोलॉजीज है ना, अलग अलग वेक्टर होती है, एमआरएनए होती है, ये आपने सुना होगा वैक्सीन का अलग अलग। पिछले साल जो है काफ़ी न्यूज़ में था, इवन 2022 की एग्जाम हुई थी यूपीएससी प्रीलिम्स, उस पर वैक्सीन पे क्वेश्चन भी पूछा गया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था
लेकिन इसमें डीप में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, वैक्सीन फॉर्म कैसे होती है, उसके अलग अलग टाइप जो होते हैं, हमको सिर्फ ये पता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, है ना, और एक्टिवेटेड वैक्सीन, कि भाई वो जो मतलब समझ लीजिए वैक्सीन जो है, जो वायरस है उसको मार कर वैक्सीन में डाला गया है, उसका वैक्सीन बनाया गया है जिससे कि हमारे शरीर में वो जाएगा, मरा हुआ है इसलिए अफेक्ट तो करेगा नहीं, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे। या फिर इनएक्टिवेटेड, कि भाई उसको इतना कमजोर बना दो कि हमारे शरीर में जिंदा तो है, हमारे शरीर में जा रहा है, लेकिन वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, mRNA भी टेक्निक है, वेक्टर वाली भी टेक्निक है। तो अलग अलग टेक्निक्स हमें देखने को मिलती है वैक्सीन की, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम ऐसा भी क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेसिकली डीप सीक्वेंसिंग ने रिवील किया है कि जीनोम जो है लैग करता है, जो कि यहाँ पर वैप्सी बनाता है, जो एसोसिएटेड है बैक्टीरिया की एबिलिटी टू बाइंड टू मैमल सेल। मैमल सेल बेसिकली क्या है कि एक जो सेल होता है ना, सेल उसके ऐसे ऐसे यहाँ पर निकले हुए हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर जो सेल है वो क्या करता है, ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस इज फॉर एग्जाम्पल, वायरस बैक्टीरिया जो भी आप बोलो, ये इस तरीके से, ये क्या करता है, ये पास पास में आता है और इसको चिपक जाता है, और ये जब चिपक जाता है फिर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक्टिवेट हो गया तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अगर समझ लीजिए बाइंड ही नहीं हो पाया इसको, ये बाइंड ही नहीं हो पाया इसको, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। एंड फॉर्म ब्लू बायोफिल्म्स। बायोफिल्म क्या है, तो बायोफिल्म मैं नीचे आपको बताऊंगा, ठीक है। दे ऑल्सो डिडंट फाइंड जीन ऑफ YMT, जो कि शॉर्ट है इस टॉक्सिन के, मतलब जो बैक्टीरिया ट्रांसमिशन टू फ्लीज, तो ये भी यहाँ पर नहीं पाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हाउएवर दे फाउंड द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल जो यूरेज है D जीन वुड मेक देम टॉक्सिक टू फ्लीज, फ्लीज के लिए टॉक्सिक हो सकता है। अब यहाँ पर बायोफिल्म क्या है, बायोफिल्म के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो यहाँ पर हैव यू एवर पिक्ड अ रॉक फ्रॉम नियर बाय स्ट्रीम, अगर आपने देखा हो, अगर आप कहीं नियर बाय स्ट्रीम में गए हो तो वहाँ पर आपने अगर पत्थर उठाया हो तो वहाँ पर एक स्लीमी, मतलब एक चोपड़ा चोपड़ा सरफेस देखने को मिलता है, एकदम ऐसे लगता है कुछ इसके ऊपर है, एकदम अलग ही लगता है उसको टच करके, है ना, स्लीमी एयर। तो वो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर अटैच होते हैं, उनको कलेक्टिवली की बायोफिल्म जो है वो कहा जाता है। आपने उठाया होगा ना, कोई पत्थर आपने उठाया है, उस पर ऐसे अगर हाथ फेरोगे तो अलग ही एक लेयर हमको देखने को मिलती है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लेयर है, उसको बायोफिल्म कहा जाता है। तो बायोफिल्म बेसिकली कम्युनिटी ऑफ बैक्टीरिया है जो अटैच होते हैं सरफेस पर, ठीक है, स्टीकी शुगरी सब्सटेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बायोफिल्म जो है कैसे फॉर्म होते हैं, यहाँ पर बिगिंस विद प्लैंक्टोनिक और फ्री स्विमिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो यहाँ पर फॉर्म होना शुरू होते हैं, और उस पर अलग अलग लेयर जो है वो बनती जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। दूसरा यहाँ पर है व्हाट इज इवेपो ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज इवेपो ट्रांसपिरेशन, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, बहुत इजी है, आपको पता है, लेकिन क्या एग्जाम में आ गया और आपको पता नहीं रहा तो क्या। देखिए इवेपोरेशन आप सबको पता है कि भाई पानी है और वो सूरज है, सूरज की वजह से इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, उससे जो ऊपर जाके बादल बनते हैं। दूसरा आपको जो प्लांट्स है उससे जो इवेपोरेशन होता है, प्लांट की लीव्स है उस पर जो पानी है उससे जो इवेपोरेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। इन दोनों का मिक्सचर उसको हम बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है इवेपोरेशन एज वेल एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज एंड लीव्स प्लांट, जिसको ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो वाटर लॉस जो हो रहा है इवेपो ट्रांसपिरेशन में, उसमें वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये चार्ल्स ने डिफाइन किया था 1944 में, भले ही हमको पता काफ़ी साल पहले से था, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बाकी इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसमें एक न्यूज़ जो है वो आ रही है, जो कि है कि साउथ कोरिया जो है वो एक स्पाई जो है सैटेलाइट बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया जो है क्यों उसको स्पाई सैटेलाइट जो है उसकी ज़रूरत है, तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसमें बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि नॉर्थ कोरिया की बात है, ठीक है। इंडिया से रिलेटेड इंटरनेशनल बहुत सिनारियो आते हैं, इतना कुछ ये नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरियन मिलिट्री जो है उससे सैटेलाइट है मलिंग योंग 1। अब क्या है, कभी कभार सिर्फ आपको नाम पता रहना चाहिए कि भाई आता है मैच दे पैर में कि ये सैटेलाइट कौन से कंट्री का, ये सैटेलाइट कौन से। तो मलिंग योंग 1 जो है लॉन्च किया गया थ्रू न्यू टाइप ऑफ रॉकेट, जिसको कॉलिंग मा 1 जो है वो कहा जा रहा है ना। ये 10 मिनट्स के बाद क्रैश हो गया येलो सी में। तो यहाँ पर येलो सी भी आपको पता रहना चाहिए किसके बीच में आता है ना। मतलब थोड़ा जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर पता रहना ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है वो एक्टिव स्पेस प्रोग्राम ला रहा है और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली, मतलब ये बेसिकली क्यों करना चाह रहा है, ये इसलिए करना चाह रहा है कि कहीं पर भी हमको अगर हमला करना पड़े तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मिलती रहे, तो खुद का कि वह हमारे से बाकी जो
मैप वाली चीज़ें हैं वो अगर ले ली जाए तो हमारे पास भी खुद का कुछ रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है, बाकी कुछ खास इसमें हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर पाई गई है। बाकी यहाँ पर इतना ही हमें आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखने को मिल रहा था। वीडियोस अगर आपको पसंद आते तो शेयर ज़रूर कीजिए, और एम एम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो एम एम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। यहाँ पर वेरियस कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं यूपीएससी बाकी स्टेट पीएससी के लिए। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।